Hello everyone and welcome to my YouTube channel Psychogyan. In my previous video I told you कि इग्नू के साइकोलॉजी सब्जेक्ट के जितने भी कोर सब्जेक्ट्स हैं उसके मैं एक डिटेल्ड ट्यूटोरियल वीडियोस बनाऊंगी जिसमें आपको सारे चैप्टर्स बहुत ही क्लियरली एक्सप्लेन्ड होंगे। ये जो कोर्स है इसके सारे ही सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा वास्ट हैं, सो एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है कि हम उसको पूरी तरह से कवर कर सकें। सो व्हाट आई हैव प्लान्ड इज दैट एट अ टाइम हम एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट लेंगे, देन आई विल क्रिएट अ प्लेलिस्ट जिसमें आपको उसके सारे चैप्टर्स एक साथ मिल जाएंगे। तो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई एम स्टार्टिंग विद BPCC 101 जनरल साइकोलॉजी। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर there are total 5 blocks. This makes total of 9 chapters. और बाद में BPCC 101 के जो प्रैक्टिकल है उसके डिटेल्स हैं कि आपको कौन से प्रैक्टिकल्स करने हैं, कैसे करने हैं, which I will not be covering for this particular subject. But अगर आपको प्रैक्टिकल्स में भी कुछ हेल्प की ज़रूरत हो just comment me and मैं प्रैक्टिकल्स के लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगी, right? So now moving on. नेक्स्ट पेज पे हमारा कोर्स का इंट्रोडक्शन है। इसमें बस इन जनरल बताया है कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपका ये कोर्स है और क्या क्या चीज़ें इसमें हैं, क्या एग्जैक्टली क्या ये सब्जेक्ट मैटर कवर कर रहा है। सो वी आर स्टार्टिंग विद ब्लॉक 1 विच इज़ इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। ब्लॉक 1 यहाँ पे इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है कि इस ब्लॉक में एग्जैक्टली कौन से 2 चैप्टर्स कवर हमने किए हैं और उनमें क्या क्या एग्जैक्टली हम पढ़ने वाले हैं। सो नाउ स्टार्टिंग विद यूनिट 1 ओरिजिन ऑफ साइकोलॉजी। वी हैव इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी एज अ साइंस, दैट्स इट। अब ये थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है आपको कि हमें क्या ज़रूरत है हिस्ट्री पढ़ने की, या पहले क्या हुआ था, कैसे डेवलप हुआ था, वाई डू वी नीड टू स्टडी इट। बट जब आप कोई कोर्स स्टार्ट करते हैं ना, यू शुड नो कि ये चीज़ आई कहाँ से है। अदरवाइज कई बार पर्सपेक्टिव नहीं मिलता है कई चीज़ों का, कुछ बैकग्राउंड पता नहीं होता है तो कई बार चीज़ें इतनी क्लियर नहीं होती हैं। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और यूजुअली फर्स्ट चैप्टर से इग्नू क्वेश्चन पूछता है। बहुत ही ऐसा रेयर ही होगा कि कभी फर्स्ट चैप्टर से ना आए क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। सबसे पहला जो ब्लॉक है, दिस इज योर इंट्रोडक्शन। इसमें कुछ भी एज सच पढ़ने का नहीं है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। जनरली आपको इसमें बस ये बताया गया है कि साइकोलॉजी क्या है, क्यों पढ़ना है, क्यों इम्पोर्टेंट है, ये सारी चीज़ें हैं। ये आप वैसे ही पढ़ सकते हो टू एनरिच योर आंसर्स। इसमें से आपको हो सकता है कुछ ऐसा फ्रेज मिल जाए, कुछ ऐसा वर्ड मिल जाए जो अगर आप अपने आंसर में डालेंगे, उसको हाईलाइट करेंगे तो थोड़ा सा बेटर हो जाएगा, दैट्स इट। एज सच इसमें कोई कंटेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ द चैप्टर। इसमें एज सच कुछ नहीं है। नाउ मूविंग ऑन, हमारा पहला इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी। ये आ सकता है और ये बिल्कुल आपको पढ़ के जाना है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड इसमें क्या है। साइकोलॉजी हैज बीन डिफाइंड इन अ नंबर ऑफ वेज बाय वेरियस ऑथर्स। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। साइकोलॉजी की कोई एक डेफिनेशन नहीं है। ये जैसे जैसे आप आगे पढ़ते जाएंगे आपको पता चलेगा कि साइकोलॉजी फिजिक्स या केमिस्ट्री की तरह बिल्कुल प्योर साइंस नहीं है जिसको कि हमने एक लाइन के डेफिनेशन में एक्सप्लेन किया हुआ हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। Psychologists have been debating on whether psychology should focus on mind, consciousness or behavior. Now let us see कि कैसे कैसे over past years कैसे कैसे psychology develop हुई है। So we are starting with early definitions. Earlier psychology was a part of philosophy.
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंशिएंट फिलोसोफर्स वर इंटरेस्टेड इन द स्टडी ऑफ सोल्स. तो जब हमने साइकोलॉजी को स्टार्ट किया, सोल से स्टार्ट किया, राइट. Thus it was first defined in the terms of the science of soul. जब सबसे पहले शुरुआत हुई साइकोलॉजी की, when it was actually philosophy. However, since the term soul has very wide and comprehensive meaning, it was considered as vague term and was criticized severely in the Middle Ages. अब सोल क्या होता है? आत्मा. आत्मा क्या होती है? ये भूत वाली आत्मा नहीं है, ये वो आत्मा है जो हमारे अंदर, जिसको आप मन कह सकते हैं, या वो एक कॉन्शियसनेस जो होती है हमारे अंदर की, वो ये सोल वो है. तो अब क्या हुआ, जब इसको कहा गया, साइकोलॉजी को कहा गया कि ये स्टडी ऑफ सोल है, तो उसको फिर हम डिफाइन कैसे करेंगे? सोल को हम कैसे डिफाइन करेंगे? सोल ना हम देख सकते हैं, ना हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. व्हाट एग्जैक्टली इज सोल? तो ये बहुत ही एक वेग टर्म थी और सबने इसको काफी क्रिटिसाइज किया कि दिस कैन नॉट बी सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी. तो उसके बाद धीरे धीरे इसको हमने चेंज किया. फिजिकल एग्जिस्टेंस की बात हुई, वेट की, वॉल्यूम ऑफ सोल की बात हुई, ये सब तो कुछ थे नहीं. इनके बारे में जब क्वेश्चंस पूछे गए तो जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं था. दंडपानी in 2004 stated, people were rather naive to believe in esoteric terms such as soul, mind, and consciousness. It was believed, and rightly so, that every human being is endowed with soul that would remain sublime at all times. To a philosopher, soul is the firm foundation upon which ethical values are erected. Realization of one's soul was considered the chief mission of life. अब दंडपानी ने क्या बोला कि एक टाइम पे सोल, माइंड, कॉन्शियसनेस जैसी टर्म्स थी जिसमें लोग बिलीव कर रहे थे. ऐसा बिलीव करते थे कि जो ह्यूमंस हैं उनके पास एक सोल होता है जो हमेशा सबलाइम, मतलब कि जिसको हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं. तो इस तरह की एक चीज हम सब ह्यूमंस के पास थी. एक फिलोसोफर ने एक सोल को एक फर्म फाउंडेशन की तरह देखा जिसपे हमारे एथिकल वैल्यूज खड़े होते हैं. Definition of psychology as a study of soul became unacceptable, primarily because no convincing proof or evidence of the precise nature of soul was furnished. अभी जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि साइकोलॉजी की जो डेफिनेशन सोल के टर्म्स पे बनाई गई थी उसको रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि सोल को आप सोल के प्रिसाइज नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं. इट वॉज डिस्कार्डेड बिकॉज ऑफ इट्स मेटाफिजिकल नेचर. दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट. सोल का जो मेटाफिजिकल नेचर है, मतलब जो इसका एक नेचर है जिसको कि हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते. सो दिस इज नॉट समथिंग दैट वी कैन एक्चुअली डिस्क्राइब. जैसे कि फिजिक्स में टेम्परेचर है जिसका एग्जैक्ट डेफिनेशन हमें पता है, लेंथ है, या जैसे नेबुला है, एग्जैक्टली क्या है हम बता सकते हैं, चाहे हमने उसको आज तक देखा भी नहीं है सामने से, बट वी कैन एक्सप्लेन इट. बट सोल के केस में ऐसा कुछ नहीं है. इट वॉज फाउंड इनएडिक्वेट टू सेटिस्फाई द कैनन्स ऑफ साइंस. जब हमने ये बोला कि साइकोलॉजी इज अ साइंस, तो साइंस के लोगों ने फिर क्वेश्चन किया कि अगर ये साइंस है तो साइंस का सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या है कि क्वांटिफाई हम कर सके, किसी चीज को ऑब्जर्व कर सकें, उसको क्वांटिफाई कर सकें. हम ये बता सके कि ये चीज 2 सेंटीमीटर लंबी है, 4 सेंटीमीटर चौड़ी है. सो साइकोलॉजी के केस में वो पॉसिबल ही नहीं था. ये तो सोल की डेफिनेशन हमने रिजेक्ट कर दी. नेक्स्ट हमने क्या किया, साइकोलॉजी को हमने डिफाइन किया इन टर्म्स ऑफ साइंस ऑफ माइंड. तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको सोल के टर्म्स में डिफाइन किया, फिर हमने इसको साइंस ऑफ माइंड के टर्म्स में डिफाइन किया. बाय सम एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर्स.
अकॉर्डिंग टू, ये कौन से ग्रीक फिलोसफर्स थे इनके बारे में भी हम अभी आगे पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू देम साइकोलॉजी वाज हेल्ड एज अ ब्रांच ऑफ मेंटल फिलोसफी। अब इस डेफिनेशन के साथ प्रॉब्लम क्या थी? इट डज नॉट इंक्लूड ओवर्ट बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड माइंड कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली। जो ओवर्ट बिहेवियर मतलब ऐसा बिहेवियर जो बाहर से दिखाई देता हो, फॉर एग्जाम्पल मैं गुस्सा कर रही हूँ, या मैं अचानक से उठ के खड़ी हो गई, या मैं स्टार्टल हो गई, ये सब चीजें हम देख सकते हैं, बाहर से कोई भी मुझे देख सकता है, लेकिन मैं अपने मन में क्या सोच रही हूँ ये कोई नहीं देख सकता। जो साइंस ऑफ माइंड है, हमारे माइंड में क्या चल रहा है, ये कोई नहीं देख सकता है। तो हम उसको ना मेजर कर सकते हैं, ना हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो हम उसको फिर साइंस कैसे कह सकते हैं? वो ऑब्जेक्टिफाई नहीं किया जा सकता है, क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता है। इस बेसिस पे इस डेफिनेशन को भी रिजेक्ट कर दिया गया। बाद में क्या हुआ? साइकोलॉजी को हमने डिफाइन किया एज द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। अकॉर्डिंग टू बग्गा एंड सिंह, at one time during the history of psychology, it was felt that the main business of psychology was with the conscious experience. Consciously हम जो सोच रहे हैं, जो हमारे दिमाग में चल रहा है कि ओ मुझे गर्मी लग रही है, ओ मुझे गुस्सा आ रहा है, ये सब चीजें समझने को हमने साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस कहा और इसको हमने साइकोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर माना। अब क्या है? कॉन्शियसनेस मेक्स अस कॉन्शियस और अवेयर ऑफ द सिचुएशन और अ थिंग अराउंड अस। हमारे आसपास क्या चल रहा है, हमारे अंदर क्या चल रहा है, वो चीज हम कॉन्शियसली जो महसूस कर पा रहे हैं, ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, उन सब चीजों के बारे में फोकस बढ़ा। बट ये डेफिनेशन भी अब ऑब्सोलीट हो चुकी है, मतलब पुरानी हो चुकी है, यूज में नहीं है, बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। पहला रीजन दिया गया है, कॉन्शियसनेस कैन नॉट बी स्टडीड ऑब्जेक्टिवली एज इट इज मोर पर्सनल एंड सब्जेक्टिव। अब कोई ठक 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 की आवाज कर रहा है, हो सकता है मुझे कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो क्योंकि मेरा दिमाग कहीं और है, और हो सकता है किसी और को बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रही हो सकता है कोई तीसरा इंसान उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा हो। सो बेसिकली ये जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, दिस इज वेरी सब्जेक्टिव। सबसे बड़ी बात है कि इट्स पर्सनल, हर बंदे का कॉन्शियस माइंड अलग होता है। यू कैन नॉट हैव अ रूल बुक फॉर इट। सो इसको साइंस नहीं कह सकते। जहां पे सब्जेक्टिविटी आ गई वहां पे वो साइंस नहीं रहा। नाउ सेकंड ऑब्जेक्शन हमारा आया फ्रॉम फास्ट डेवलपिंग ब्रांच ऑफ अबनॉर्मल साइकोलॉजी which brought the study of unconscious part of our mind within province of psychology. The term consciousness does not include animal or human behavior. अब क्या हुआ कि हमने धीरे धीरे ये भी ऑब्जर्व किया कि सिर्फ कॉन्शियस माइंड ही नहीं होता है, अनकॉन्शियस माइंड भी तो होता है। कुछ चीजें हमारी ऐसे हैं, स्पेशली जब हम नॉर्मल साइकोलॉजी पढ़ते हैं, हम रियलाइज करते हैं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें खुद को नहीं पता होती हैं, बट वो सब कॉन्शियसली हमारे माइंड में चल रही होती हैं। तो वो भी तो हमारी साइकोलॉजी का पार्ट है, वो भी तो हमारी साइकी को अफेक्ट कर रहा है कहीं ना कहीं। दूसरी बात कि अगर हम सिर्फ कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं तो उसमें हम एनिमल्स को नहीं कंसिडर कर रहे हैं, और ह्यूमन बिहेवियर भी एक ऐसी चीज है जो उससे अलग हो जाता है। हमारा बिहेवियर बहुत चीजों से मैटर करता है। सोशल नॉर्म्स क्या है, उस वक्त प्रेजेंट सिचुएशन क्या है बंदे का, क्या उनके वैल्यूज हैं या बिलीफ सिस्टम है, बहुत चीजों पे डिपेंड करता है। तो सिर्फ कॉन्शियसनेस के बेसिस पे हम किसी की साइकोलॉजी को जज नहीं कर सकते। नाउ द टर्म कॉन्शियसनेस was also supposed to have a philosophical tinge and not accepted by the modern scientific minded psychologist. ये हमारा थर्ड पॉइंट है। कॉन्शियसनेस जो है उसमें एक फिलोसफिकल एंगल भी था, तो ये मॉडर्न साइंटिस्ट को समझ नहीं आया कि फिलोसफी में तो ठीक है लेकिन हम इसको साइंस में नहीं इंक्लूड कर सकते। फाइनली अभी मॉडर्न एरा है जो अभी प्रेजेंटली हम पढ़ रहे हैं, उसमें हमने साइकोलॉजी को
एज अ साइंस ऑफ बिहेवियर एक्सेप्ट किया है। सो ये 1 2 3 एंड फाइनली 4th हमने फाइनली साइकोलॉजी को साइंस ऑफ बिहेवियर बोला। इन द अर्ली डेकेड्स ऑफ 20th century, वॉटसन द फादर ऑफ द स्कूल ऑफ बिहेवियरिज्म, ये वॉटसन नाम आप कई बार पढ़ेंगे अभी आगे। ही इज अ वेरी इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिस्ट, स्पेशली बिहेवियरिज्म के फील्ड में। ही डिफाइंड साइकोलॉजी एज द स्टडी ऑफ बिहेवियर, बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम जो हम बिहेव कर रहे हैं वो ही बताता है कि हमारी साइकोलॉजी क्या है। हालांकि इस पे भी आगे काफी ऑब्जेक्शंस आए थे, वो हम आगे पढ़ेंगे कि इसमें क्या हुआ था। अकॉर्डिंग टू मॉर्गन एट एल का मतलब होता है उनकी टीम। According to Morgan, Watson rejected mind as a subject of psychology and insisted that psychology be restricted to the study of behavior. उन्होंने बोला कि जो साइकोलॉजी है उसको माइंड तक हम नहीं रेस्ट्रिक्ट कर सकते, बल्कि वो जो है वो स्टडी ऑफ बिहेवियर है। अब ये जो बिहेवियर है ये कैसा बिहेवियर है? दिस बिहेवियर इज ऑब्जर्वेबल या पोटेंशियली ऑब्जर्वेबल, जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऑफ एनिमल्स एज वेल एज ह्यूमंस। Watson held the opinion that there were no essential differences between human and animal behavior, and that we can learn much about our own behavior from the study of what animals do. So Watson को लगता था कि अगर हम एनिमल्स को अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो उनके थ्रू भी हमें बहुत चीज़ें पता चलती हैं जो हमें बाद में ह्यूमन बिहेवियर को भी समझने में हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम चिंपैंजीज को ऑब्जर्व करते हैं या और किसी हनी बी की कॉलोनी को ऑब्जर्व करते हैं, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें बिहेवियर के बारे में, साइकोलॉजी के बारे में ऐसी चीज़ें पता चलती है जो बाद में हम उसको ह्यूमंस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। Watson emphasized that nothing is innate and everything can be learned. In this context, Woodworth had earlier stated that first psychology lost its soul, then its mind, and then it lost its consciousness. It still has behavior of sort, and we will see below the term behavior is still there in almost all the modern definitions. So basically क्या हुआ है कि वॉटसन ने बोला है कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमें जन्म से आता था, जो हमारे अंदर पैदाइशी था। जो कुछ भी आज हम हैं वो इसलिए क्योंकि हमने वो चीज़ें सीखी हैं। और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है वुडवर्थ की। इन्होंने बोला कि फर्स्ट साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स सोल, देन माइंड, एंड देन इट लॉस्ट इट्स कॉन्शियसनेस। पहले साइकोलॉजी ने अपनी आत्मा खोई, उसके बाद अपना माइंड, और उसके बाद अपनी चेतना। हालांकि बिहेवियर अभी भी साइकोलॉजी का पार्ट है, और आप देखेंगे आगे हमारी जितनी भी डेफिनेशंस या जितना भी आज के डेट में वर्क हो रहा है उसमें बिहेवियर काफी प्रोमिनेंट रहता है। नाउ लेट्स लुक एट द करंट डेफिनेशन। हिलगार्ड, एटकिंसन एंड एटकिंसन ने काफी सारे साइकोलॉजिस्ट की डेफिनेशंस को कंपाइल करके एक डेफिनेशन बनाई थी, विच इज psychology is the scientific study of activities of the individuals in relation to his environment. ये भी important है ये passage. Psychology today concerns itself with the scientific investigation of behavior, including from the standpoint of behavior to much of what earlier psychologists dealt with as experience. सो साइकोलॉजी आज की डेट में अपने आप को इन्वेस्टिगेशन ऑफ बिहेवियर से एसोसिएट करती है, और पहले के जो साइंटिस्ट थे वो जो एक्सपीरियंस को ऑब्जर्व कर रहे थे वो आज की डेट में बिहेवियर के स्टैंड पॉइंट से उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। कुछ डेफिनेशंस दिए हैं, इनमें से आपको सारे करने की जरूरत नहीं है, बट जो आपको इम्पोर्टेंट लगते हैं आपको कुछ कर लेने चाहिए। जैसे मॉर्गन का है, ये आप कर सकते हैं। बैरन है, ये आप कर सकते हैं। सिसरेली है, तो ये कुछ ऐसे डेफिनेशंस हैं जो आप कर सकते हैं।
So as is evident in the above definition, study of behavior has been emphasized in all of them. इन सारे definitions में एक चीज जो common है, that is behavior. In addition, most authors have also included cognitive mental processes in their definition of psychology. So, बिहेवियर के अलावा जो एक और चीज है जो अभी काफी अपकमिंग है और ज्यादा से ज्यादा साइकोलॉजिस्ट उस पर फोकस कर रहे हैं, दैट इज कॉग्निशन. हम क्या सोच रहे हैं, किस तरह से सोच रहे हैं, तो वो जो मेंटल प्रोसेस है उस पर भी आज के डेट में काफी ज्यादा फोकस रहता है. द नेक्स्ट टॉपिक इज नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिहेवियर. बिहेवियर का क्या नेचर होता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. Let's try and understand that. Behavior is everything or anything that a human being or animal does that can be observed in some way. Behavior कोई भी ऐसी चीज है जो कोई भी human या animal कर रहा है जिसको कि observe किया जा सकता है. Behavior include all actions and responses of organisms that can be measured directly or indirectly. Behavior not only means bodily movement but also can include mental and cognitive processes such as feelings, attitudes, thoughts, emotions. This can be observed directly but can also be measured indirectly through what people say and how they react to different problems and situations. तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि बिहेवियर को हम डायरेक्टली तो ऑब्जर्व करते ही हैं, उसको मेजर करते ही हैं, बट कई बार इनडायरेक्टली भी करते हैं. कैसे? दूसरे क्या कह रहे हैं आपके बिहेवियर के बारे में, या दूसरे क्या सोच रहे हैं जो आपने बिहेव किया है उसके बारे में, उसके बेसिस पे वी कैन एनालाइज कि आपका बिहेवियर कैसा है. नाउ देयर आर सम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर जो परमेश्वरन एंड बीना ने डिस्क्राइब किया है. बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय नंबर ऑफ फैक्टर्स. बिहेवियर किसी एक चीज के वजह से नहीं होता, इट्स अ सम टोटल ऑफ मेनी थिंग्स लाइक बायोलॉजिकल, कल्चरल, सोशल, एनवायरमेंटल, पास्ट एक्सपीरियंसेस, मोटिवेशन, इमोशन, कॉग्निटिव, व्हिच इज फीलिंग्स, इमोशंस. सेकंड, बिहेवियर वेरीज इन कॉम्प्लेक्सिटी. बिहेवियर कई बार बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनको समझना बहुत मुश्किल होता है कि ये जो आपने बिहेव किया है ये क्यों किया है, इसके पीछे का रीजन क्या है. कई बार बहुत सिंपल भी होते हैं. आपको गुस्सा आया, आप चिल्ला पड़े. सो इट वेरीज इन कॉम्प्लेक्सिटी. थर्ड इज फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स. Behavior is influenced by two large set of factors. Mainly दो factors का यहाँ पे बताया गया है. Those belonging to the individual and those belonging to the environmental. पहला वो है जो आपकी इंडिविजुअलिटी पे डिपेंड करता है. हर इंडिविजुअल अपने अपने इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बिहेव करता है. दूसरा एनवायरनमेंट है. आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो आपको कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो आपके बिहेवियर को कैसे चेंज कर रहा है या शेप कर रहा है, उस पे भी डिपेंड करता है कि आप कैसे आगे बिहेव करेंगे. फैक्टर्स पर्टेनिंग टू एन इंडिविजुअल कैन बी कैटेगराइज्ड अंडर फिजियोलॉजिकल, बेसिकली biological needs such as hunger, thirst, etc., and psychological, which is like ideas, opinions, attitudes, etc. So the environmental factors include physical surrounding, family and friends, larger society, even the overall culture and social background. Fourth one is individual differences. हर इंसान अलग होता है, हर इंसान के बिहेव करने का तरीका अलग होता है. एक सिमिलर सिचुएशन में दो अलग अलग लोग अलग अलग तरह से बिहेव करते हैं. नेक्स्ट, बिहेवियर ऑल्सो शोज सिमिलैरिटी. कुछ हद तक सभी इंसान के बिहेवियर सेम होते हैं. सुनामी आ जाए तो हर इंसान पैनिक करेगा, या दिवाली है, दशहरा है, ईद है, क्रिसमस है, उस टाइम पे आप देखेंगे एक जनरल ओवरऑल पॉजिटिविटी होती है हर इंसान में. देन सिक्स्थ पॉइंट, बिहेवियर इज ऑलवेज पर्पसफुल एंड गोल डायरेक्टेड. ये बहुत इंपॉर्टेंट है.
हम कुछ भी कर रहे हैं तो वो किसी पर्पस की वजह से कर रहे हैं, किसी एक गोल को अचीव करने के लिए कर रहे हैं। हम लेटे हैं ऐसे ही हाथ पैर मार रहे हैं, इसको हम बिहेवियर नहीं कहेंगे। बिहेवियर हम कहेंगे अगर हमने अग्रेशन शो किया है तो वो अग्रेशन किस लिए है, सामने वाले को हर्ट करने के लिए या अपने किसी फायदे के लिए है। सो हमने जो भी एक्टिविटी की है उसका एक पर्पस है, हम क्यों उस तरह से बिहेव कर रहे हैं, दैट इज आवर बिहेवियर। नाउ all the behaviors can be categorized under approach behavior and avoidance behavior, which is positive goal directed and negative goal avoidance. अब अप्रोच बिहेवियर क्या है? जो भी हमारा बिहेवियर है वो कुछ ना कुछ अचीव करने के लिए, हम उसके थ्रू अपना कोई गोल अचीव करना चाह रहे हैं। अवॉइडेंस बिहेवियर क्या है? जहाँ पे हम एक गोल को अवॉइड करना चाह रहे हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम इस तरह से बिहेव करेंगे तो कोई एक पर्टिकुलर चीज है जिसको कि हम अवॉइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इंट्रोवर्ट हैं, हम किसी पार्टी में नहीं गए तो ऑब्वियसली वील अवॉइड सोशल इंटरेक्शन। 7th point is behavior is changeable to a large extent. Now behavior एक तरह से देखा जाए तो हर इंसान का प्रेडिक्टेबल होता है। हमें पता है कि इसको गुस्सा ज्यादा आता है या ये शांत ज्यादा रहता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा ही गुस्से में रहेगा या हमेशा ही शांत रहेगा। बिहेवियर काफी हद तक चेंजेबल होता है, हमारे सर्कमस्टांसेस चेंज कर देते हैं, हमारी फिजियोलॉजी जैसे हमारे हार्मोन्स हैं या कोई और मेडिकल कंडीशन है वो चेंज कर देती है, और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है। कई बार न्यू पेरेंट बनने के बाद हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है, कई बार किसी एक्सीडेंट के बाद हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो बहुत सी चीजें, हम ये नहीं कह सकते कि ये एक परमानेंट चीज है, अगर तुम्हारा बिहेवियर ऐसा है तो जिंदगी भर ऐसा ही रहेगा। नो, इट कैन चेंज। कई बार आप पर्पसली भी चेंज कर सकते हो। इफ यू थिंक कि नहीं, मेरा ये बिहेवियर अच्छा नहीं है, मुझे चेंज करना है, आप खुद भी उसको ट्राई कर सकते हो। डेली थोड़ा 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 ट्राई करोगे, आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। Now, next is behavior also shows stability. अब changeable तो है, but at the same time, if everything is almost same around you, आपका एनवायरनमेंट सेम है, मतलब डेली आप उठ रहे हो, आपका एक पर्टिकुलर रूटीन है, वही गिने चुने 4-5 लोग हैं, आपके पेरेंट्स हैं, सिबलिंग्स हैं, फ्रेंड्स हैं जिनके साथ आप इंटरेक्ट कर रहे हो, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो अचानक से आ गई है या कुछ आपके लाइफ में एडिशन या डिलीशन हुआ है, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि हमारा बिहेवियर भी सेम ही रहेगा। देयर इज नो इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स वर्किंग ऑन इट टू चेंज इट। नेक्स्ट पॉइंट इज बिहेवियर इज इंटीग्रेटेड। एज ऑलरेडी मेंशन्ड, बिहेवियर is influenced by a number of factors and a variety of purposes. Every human being has physiological, psychological, personal and social purposes. She also has been subject to different learning experiences. In spite of all of this, behavior always shows an order and a hierarchy of purposes. Every individual behaves as a total person, and this process of the organization of different purposes, different learnings, and different influencing factors result in an integration of behavior. अभी हमने ऊपर यही पढ़ा है कि जो हमारा बिहेवियर है वो फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और पर्सनल, सोशल पर्पसेस के वजह से होता है, लर्निंग एक्सपीरियंसेस जो हमारे लाइफ में रहे हैं उसके वजह से होता है, और एक जो इंडिविजुअल है वो एक टोटल पर्सन की तरह बिहेव करता है, वो टुकड़े टुकड़े में बिहेव नहीं करेगा। तो जो भी उसके पर्पसेस हैं लाइफ में, जो भी उसने डिफरेंट लर्निंग्स देखी हैं लाइफ में, सीखी हैं, और जो भी इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स रहे हैं जिन्होंने उसके ऊपर उसके बिहेवियर को चेंज करने के लिए कुछ भी काम किया है, उन सब का एक इंटीग्रेटेड, एक कंबाइंड इफेक्ट है जो एक इंसान के बिहेवियर को शेप करता है। Thus, an individual in different situations still shows certain characteristic ways and styles of behavior
which helps us to understand and predict his or her behavior. So किसी भी एक बंदे को आप चाहे different situations में रखोगे, there would be a particular way in which he or she is expected to react. We often say Ram is a pleasant person, Govind is an unpleasant person, Krishna is a sociable person, and so on. Psychologists use the term personality to describe this process of integration. साइकोलॉजिस्ट ने एक जो टर्म कॉइन की है पर्सनैलिटी, वो इसी इंटीग्रेशन को एक्सप्लेन करने के लिए किया है. द ग्रेटर द डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन इन अ पर्सन्स बिहेवियर, द मोर इफेक्टिव हिज और हर बिहेवियर इज लाइकली टू बी. जितना ज़्यादा ये चीज़ें इंटीग्रेटेड होंगी, आपस में जुड़ी हुई होंगी, उतना ही ज़्यादा इजीली हम किसी भी इंसान के बिहेवियर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं. अगर कोई इंसान इंटरनली किसी और तरह से सोच रहा है और उसका एनवायरनमेंट उसको किसी और तरह से सोचने के लिए मजबूर कर रहा है, उसके जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं वो उसको किसी और तरह से फोर्स कर रहे हैं बिहेव करने के लिए, फिर ऐसे इंसान का बिहेवियर काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल या इरेटिक हो सकता है. बट इफ एवरीथिंग इज इन सिंक और कुछ हद तक स्टेबल है, तो ऐसे इंसान का बिहेवियर काफ़ी हद तक प्रेडिक्टेबल होगा, स्टेबल होगा. सो फाइनली वी कैन से दैट बिहेवियर इज अ कॉम्प्लेक्स फिनोमेना एंड स्टडिंग बिहेवियर इज नॉट एन इजी टास्क. नाउ लेट्स स्टडी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स ऑफ साइकोलॉजी. फिलॉसफी से कैसे धीरे धीरे चेंज होकर साइकोलॉजी अपने आप में एक साइंस बना, एक सब्जेक्ट बना. लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट. Origin of psychology dates back to 1870s. Psychology is derived from two Greek words, psyche means soul or breath, and logos, which means psychology was not in common use before 19th century, and the field of psychology did not actually become an independent science until middle of 19th century. Psychology emerged as an independent academic discipline in 1879 when a German professor, William Wundt, this is a very important name, you should remember it, established the first psychology lab at the University of Leipzig, Germany. This is also very important. According to Walls, Wundt was a medical doctor by training, and early in his career, he was fortunate to work with some of the great physiologists of the 19th century. The intellectual roots of psychology lie at the union of philosophy and physiology. So philosophy और physiology, इन दोनों streams को join करके जो एक नई stream develop हुई to understand human behavior, that was known as psychology. The year of 1879 is seen as a remarkable year when psychology finally emerged as a unique field. Of 1879 में. Prior to Wundt, it was not possible to major in psychology because there was no official psychologist or psychology department. Wundt started studying the structure of mind, which referred to immediate conscious experience, the contents and processes of subjective experience such as sensations, thoughts, feelings and emotions. So Wundt ने क्या study करना start किया? Structure of mind. He was a physiologist, doctor थे वो, तो उनका obviously physiology, चाहे वो psychology पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, बट उनका जो एक अप्रोच था वो मेडिकली ओरिएंटेड ज़्यादा था. तो उन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ माइंड पे फोकस किया, जिसमें उन्होंने जो इमीडिएट एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो हमारे कॉन्शियस एक्सपीरियंस होते हैं, जैसे हमने एक एप्पल देखा, एप्पल देख के हमें क्या समझ आ रहा है? इट्स अ रेड कलर्ड थिंग, इट्स अ फ्रूट, इट कैन बी ईटन. तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये उन्होंने बोला कि ये हमारे माइंड के स्ट्रक्चर को बताते हैं, एंड दिस इज द काइंड ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक to understand psychology. Formally, psychology was recognized as independent science in 1879. ये आप देख रहे हैं बार बार ये ईयर आ रहा है.
ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ईयर बिकॉज इसी साल से साइकोलॉजी की एक तरह से शुरुआत हुई. इससे पहले जो साइकोलॉजी थी दैट वाज नॉट इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म. नाउ द लास्ट टॉपिक इज साइकोलॉजी एज अ साइंस. अब ये तो हमें पता है कि साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ बिहेवियर, बट व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन जब हम ये कहते हैं इट्स अ साइंस ऑफ बिहेवियर? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सब प्योर साइंसेस हैं, क्योंकि इसमें हम कोई भी चीज़ को एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव भी कर सकते हैं, उनको मेजर कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं. जो भी चीज़ है उसका एक प्रूफ है. हम कोई भी चीज़ यूं ही नहीं कह रहे हैं कि चांद पे घर बना हुआ है, घर में लोग रह रहे हैं. नहीं, हमने एग्जैक्टली देखा है, उसको ऑब्जर्व किया है कि चांद की सरफेस कैसी है, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, हर चीज़ का एक प्रूफ है. सो साइकोलॉजी में ऐसा क्या है जो हम उसको एक साइंस कह सकते हैं? टू अंडरस्टैंड दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज साइंस. So science is a systemized body of knowledge gathered through carefully observing and measuring events. जब हमने बहुत ही केयरफुली ऑब्जर्व करके, मेजर करके कुछ चीज़ों को एक नॉलेज गेन किया है, तो उस चीज़ को हम कहेंगे कि एक साइंटिफिक वे में हमने काम किया है. Now, science is an approach to knowledge based on systematic observation. ये लाही की definition है, which is similar to Morgan and says the same thing, कि अगर हमने किसी चीज़ को systematic observation के through study किया है, तो it means कि वो scientific है, that knowledge. Now, the sole aim of science is to classify, understand and unify the objects and phenomena of the material world. साइंस का एक ही एक एम है कि हम चीज़ों को क्लासीफाई कर सकें, एग्जैक्टली बता सकें कि ये फ्रूट है, ये फ्रूट नहीं है, ये रूट है, ये स्टेम है, और उनको समझ सकें, समझा सकें. और जो मटेरियल वर्ल्ड के फिनोमिना और ऑब्जेक्ट्स हैं उनको यूनिफाइड वे में ऑब्जर्व करके, अंडरस्टैंड करके आगे भी एक ऑब्जेक्टिव वे में एक्सप्लेन कर सकें. By using a combination of accurate observation and experimentation, logic and intuition, scientists seek to understand the rules that govern all levels of the natural universe. ये जो हमारा यूनिवर्स है ये नेचुरल लॉज से गवर्न होता है. सो साइंटिस्ट का एक मेन एम है कि वो ये एक्सप्लेन कर सकें कि ये लॉज कैसे वर्क कर रहे हैं. अगर अर्थ घूम रहा है अपने एक्सिस पे तो उसके पीछे क्या लॉजिक है, अगर वो रोटेट कर रहा है तो उसके पीछे क्या लॉजिक है, अगर वो रिवॉल्व कर रहा है तो उसके पीछे क्या लॉजिक है. नाउ साइंस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं जिसके थ्रू हमें ये पता चलेगा कि साइंस एग्जैक्टली क्या है, और फिर हम ये देखेंगे कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किस हद तक साइकोलॉजी में फिट हो पाते हैं. So let's see some of the characteristics of science. Observation of events are systemized in various ways, but mainly by classifying and establishing general principles and laws to describe and predict new events as accurately as possible. Psychology studies behavior in the same way as the other sciences study their subject matter and therefore shares a number of features with them. In common with other sciences, psychology as a science has following characteristics as described by Morgan. So Morgan ने बोला कि जैसे बाकी साइंसेस हैं जो चीज़ों को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, इन अ सिमिलर फैशन साइकोलॉजी भी वही करने की कोशिश कर रहा है. सो बाकी साइंसेस में और साइकोलॉजी में सिमिलैरिटीज हैं. अब वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो साइकोलॉजी को एक साइंस बनाता है? Let's try and understand those characteristics. First one is empirical observation. So, जैसे बाकी साइंस के डिसिप्लिन्स हैं वैसे ही साइकोलॉजी में भी हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ऑब्जर्वेशंस करते हैं. सिर्फ प्योर बिलीफ पे यहाँ कुछ नहीं होता है कि हमें ऐसा लगता है, ये वाली चीज़ नहीं होती है. अगर होती भी है तो वो कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिनमें वो हम अप्लाई करते हैं, बट वो बेस नहीं. जो बेस है हमारा वो ऑब्जर्वेशंस का है, एक्सपेरिमेंट्स का है,
कैलिब्रेशंस का है। सो हम एम्पेरिकली हर चीज को ऑब्जर्व करते हैं जैसे बाकी साइंसेस में किया जाता है। सेकेंड, सिस्टमैटिक अप्रोच एंड थ्योरी। हम एक बहुत सिस्टमैटिक वे में हर चीज को लेके चलते हैं, एक थ्योरेटिकल बेसिस बनाते हैं, उसके ऊपर अगर हमें हाइपोथेसिस बनानी है, एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, हर चीज का एक सिस्टम बना हुआ है। थर्ड वन इज मेजरमेंट। हर चीज मेजरेबल होनी चाहिए। हम ये नहीं कह सकते कि थोड़ा सा गुस्सा आता है या थोड़ा सा मूड ठीक हो जाता है मौसम अच्छा होने पर। हर चीज का एक सर्टेन रूल होते हैं जिनके थ्रू वो वर्क करेंगे और हमें पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली ऐसा ही होगा। अब ऑब्वियसली हर इंसान अलग होता है, तो बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि मशीन्स की तरह बिल्कुल एग्जैक्टली हर चीज सेम एप्लीकेबल होगी, बट यस। सो इसमें क्या है, हम नंबर्स असाइन कर सकते हैं, जैसे फिजिक्स में हमने किया कि इतनी लंबी चीज को हम 1 फुट कहेंगे या इतनी गर्म चीज को हम 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कहेंगे। इसी तरह से हमने साइकोलॉजी में भी कुछ मेजरमेंट्स के तरीके बनाए हुए हैं। वो ऑब्वियसली इतने स्ट्रिक्ट नहीं है, सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट फिजिक्स में ही है और फिर बाकी साइंसेस में है, बट साइकोलॉजी में भी इक्वली हमने पूरा ट्राई किया है कि मेजरेबल चीजें रखें। नाउ द फोर्थ इज डेफिनेशन ऑफ टर्म्स। हम पूरा ट्राई करते कि कोई चीज वेग ना रहे, कि बिहेवियर पता तो है क्या होता है, नहीं, उसकी भी एक प्रॉपर डेफिनेशन है। एग्रेशन है, अग्रेशन हम ये नहीं कह देंगे कि गुस्सा आ जाता है उसको, नहीं, अग्रेशन का भी एक प्रॉपर डेफिनेशन है। हर चीज डिफाइंड है एग्जैक्टली, ताकि किसी तरह की कोई एम्बिग्विटी ना रहे। कल को ये ना हो कि अच्छा आपने तो अग्रेशन का मतलब ये बोला था, मुझे तो ये समझ आया। नहीं, अगर मैं अग्रेशन बोल रही हूँ तो मैं एग्जैक्टली वही समझ रही हूँ उस बारे में जो कि आप समझेंगे जब मैं आपको अग्रेशन के बारे में बताऊंगी। नाउ psychology is categorized under the youngest group of scientific inquiry, the social behavioral sciences, which also include subjects like anthropology, economics, education, geography, history, linguistics, sociology, etc. First group of sciences are the physical sciences, which include subjects like physics, chemistry. Next is biological or life sciences that include subjects such as biology, botany, zoo. Application of knowledge to practical problems is an art. It is a skill or knack for doing things which is acquired by study, practice, and special experience. Since principles and laws of psychology are applied to solve human problems in a number of situations like family, school, organizations, environment, as well as treating behavior disorders and emotion problem, it is also an art. So हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि साइंस कई तरह के हैं। फिजिकल साइंसेस हैं जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो कि फिजिकल या भौतिक चीज़ों से रिलेटेड हैं। फिर लाइफ साइंसेस हैं जिसमें हमारे नेचुरल वर्ल्ड के जो लिविंग थिंग्स हैं उनकी चीज़ें आ गई, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स। और जो हमारा साइकोलॉजी है वो सोशल या बिहेवियरल साइंस का पार्ट आ जाता है, एंड इट इज़ अ वेरी न्यू फील्ड ऑफ इंक्वायरी। अब थ्योरीज तो हम बना लेते हैं, हम ऑब्जर्व कर लेते हैं चीजें, लेकिन फिर उन चीजों को जो हमने ऑब्जर्व किया है, समझा है, उसको आगे अप्लाई भी करना है ताकि जो प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं उसको सॉल्व कर सकें। अगर हमें पता चल गया कि वोल्केनो क्यों आता है, दैट इज नॉट सफिशिएंट। उस वोल्केनो से हम लोगों को कैसे बचा सकते हैं या उसको हम अपने बेनिफिट के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, ये पता होना बहुत जरूरी है। सिमिलरली साइकोलॉजी में भी सिर्फ ये पता कर लेना कि स्किज़ोफ्रेनिया क्यों होता है, दैट इज नॉट सफिशिएंट। वो होने से कैसे रोका जा सकता है, या अगर वो हो चुका है तो उसको कैसे मैनेज करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एप्लीकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी फील्ड ऑफ साइंस। सो दिस एप्लीकेशन इज एन आर्ट। आपको सारी थ्योरी पढ़ा दी जाए, बट आपके सामने जब क्लाइंट आके बैठेगा, आप उसको ढंग से थेरेपीज बता ही नहीं पाओगे, कौन सी थेरेपी किस क्लाइंट पे यूज करनी है बता ही नहीं पाओगे,
तो आपका तो साइकोलॉजी पढ़ना फ्यूटाइल हो जाएगा. सो एप्लीकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज एन आर्ट. सो यहाँ पे साइंस तो साइकोलॉजी है बट इट इज एन आर्ट ऑल्सो, क्योंकि आपको ह्यूमंस के साथ डील करना है, इन सम केसेस एनिमल्स के साथ भी डील करना है. सो आपके इंटरपर्सनल स्किल्स कैसे हैं, आपके इंट्रापर्सनल स्किल्स कैसे हैं, और आप किस तरह से साइकोलॉजी की थ्योरी को एप्लीकेशन में लाते हो, दिस इज आर्ट. ये एक ऐसी चीज है जो सिर्फ बुकिश नॉलेज से नहीं आ सकती है. सो साइकोलॉजी इज अ वेरी गुड amalgamation of science and art. So this was our first chapter where we understood what exactly is psychology, कितना ये science है, कितना ये एक arts का subject है, what all we can expect if we are studying psychology, and I hope things are very clear. Please do watch my next video, क्योंकि इसमें जो मैंने chapter explain किया है, इसी chapter का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पढ़ना इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे पढ़ना है, क्या आ सकता है, वो सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी. सो इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेल, आप वो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए, सो दैट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये चैप्टर कंप्लीटली प्रिपेयर हो जाएगा. सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.